क्या किसी महिला का धर्म, उसकी पहचान और उसकी आस्था को डर, धमकी और ब्लैकमेल के जरिए बदला जा सकता है? क्या किसी महिला को पहले भरोसे के जाल में फंसाया जा सकता है, फिर उसके प्राइवेट पलों को कैद कर उसे मानसिक रूप से इतना कमजोर किया जा सकता है कि वो अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खो बैठे? नागपुर से सामने आया ये मामला कुछ ऐसे ही गंभीर आरोपों की वजह से चर्चा में है। यहाँ एक 24 वर्षीय शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया है कि एक पुराने परिचित ने पहले उसका विश्वास जीता, फिर कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ देकर उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाए। उन्हीं वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल किया गया, लाखों रुपए वसूले गए, उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया और आखिर में उसे धर्म परिवर्तन कराकर निकाह के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई। अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो ये केवल दुष्कर्म या फिर ब्लैकमेलिंग और उगाही का मामला नहीं होगा, बल्कि किसी महिला की पहचान, उसकी आस्था और उसकी स्वतंत्र इच्छा पर कथित हमले का भी मामला होगा। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक महिला इतने लंबे समय तक चुप क्यों रही? क्या वीडियो वायरल होने का डर इतना बड़ा था कि वो अपने साथ हो रहे कथित अत्याचारों को सही साबित नहीं कर पाई और वो सहती रही? क्या ब्लैकमेल और मानसिक दबाव किसी इंसान को इस हद तक तोड़ सकता है कि वो अपनी आवाज़ उठाने से भी डरने लगे? नागपुर के इस सनसनीखेज मामले में पीड़िता ने क्या आरोप लगाए हैं, पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया है और आखिर इस पूरे मामले की परतें कैसे खुली, क्या ये पूरा मामला है, हम आपको समझाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी देख रहे हैं आप। नागपुर में ये जो मामला है, उस मामले में पीड़िता के मुताबिक आरोपी अय्याज ताज मदारे उसका पुराना स्कूल परिचित था। शिकायत में ये कहा गया कि उसने एक दोस्त के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का बहाना बनाकर दोबारा संपर्क किया और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। महिला रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हैं और इसीलिए दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। लेकिन महिला का ये आरोप है कि ये पूरी दोस्ती एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। एफआईआर के अनुसार 8 फरवरी 2025 को एक होटल में मुलाकात के दौरान आरोपी ने महिला के पेय में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिला दिया। महिला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किया जा चुका है। यहीं से शुरू हुआ कथित ब्लैकमेल का सिलसिला। आरोपी ने वीडियो वायरल करने और उसके पति को भेजने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसमें और एक बात है, महिला का जो पति है वो भारत में इंडियन एयरफोर्स में तैनात है, भारत की सेवा में तैनात है। महिला का आरोप है कि इसी डर का फायदा उठाकर उससे करीब 4 लाख रुपए तक वसूले गए। लेकिन मामला केवल पैसों की उगाही तक सीमित नहीं रहा। शिकायत में कहा गया कि आरोपी लगातार उसे मानसिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा और इसी दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। मामले का सबसे गंभीर हिस्सा इसके बाद सामने आता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस आरोपी ने कई बार एक बोतल में कोई तरल पदार्थ मिलाया था या फिर वो ले आता था और उसे पीने के लिए मजबूर करता था। इसके बाद वो कुछ धार्मिक शब्दों का उच्चारण करता था, उसके चेहरे पर फूंक मारता था और इससे सम्मोहन तथा काला जादू जैसी प्रक्रिया बताता था। महिला का आरोप है कि इसी बहाने उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा। पुलिस ने इन आरोपों को भी जांच में शामिल किया है और संबंधित वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया है। शिकायत के मुताबिक 31 मई को आरोपी और उसका सहयोगी महिला को कथित तौर पर कलमेश्वर ले गया। नागपुर का एक इलाका है कलमेश्वर। वहाँ एक तीसरे व्यक्ति द्वारा कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराए गए। महिला का आरोप है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक वाक्य कहलाए गए, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और बाद में ये घोषणा की गई कि उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है तथा उसका निकाह आरोपी के साथ करा दिया गया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे जबरन मांसाहार खाने के लिए मजबूर किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीड़िता इतने समय तक चुप क्यों रही? शिकायत के अनुसार वो वीडियो वायरल होने
परिवार टूटने और सामाजिक बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बता सकी। लेकिन जब हालात उसके लिए असहनीय हो गए तो उसने अपने पति को पूरी जानकारी दी और इसके बाद पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल सोनेगांव पुलिस ने मुख्य आरोपी अय्याज ताज मदारी और उसके सहयोगी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, उगाही, जबरन धर्म परिवर्तन और अंधश्रद्धा विरोधी कानून समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, वीडियो और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है। ध्यान रहे, इस मामले में सामने आए सभी तथ्य पीड़िता की शिकायत और एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत और पुलिस जांच के बाद ही होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है, ब्लैकमेल, मानसिक दबाव और डर का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को कितना असह्य बनाया जा सकता है। अब सबकी नज़र पुलिस जांच और अदालत में सामने आने वाले तथ्यों पर टिकी हुई है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। आखिर जब ब्लैकमेल, प्राइवेट वीडियोज़, मानसिक दबाव और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप एक साथ सामने आते हैं तो जांच एजेंसियां ऐसे मामलों की सच्चाई तक कैसे पहुंचती हैं? दरअसल ऐसे मामलों में केवल पीड़ित के बयान के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। पुलिस मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, सोशल मीडिया गतिविधियां, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिटेल साक्ष्यों की बारीकी से जांच करती है। यदि धर्म परिवर्तन का आरोप हो तो ये भी परखा जाता है कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया गया था या उसके पीछे किसी तरह का दबाव, धमकी, ब्लैकमेल, धोखाधड़ी या फिर प्रलोभन था। गौर करने वाली बात यह भी है कि जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर देश में लगातार बहस होती रही है, लेकिन इसका कोई राष्ट्रीय और केंद्रीकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों का अलग डेटा केंद्र स्तर पर नहीं रखा जाता और इसकी जांच संबंधित राज्य सरकारों और पुलिस एजेंसियों द्वारा की जाती है। हालांकि कुछ राज्यों ने इस संबंध में विशेष कानून बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2020 में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून लागू होने के बाद जुलाई 2024 तक 835 मामले दर्ज किए गए थे और 1682 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि किसी भी मामले में गिरफ्तारी या फिर एफआईआर दर्ज होना अंतिम सत्य नहीं माना जाता और आरोपों की पुष्टि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर ही होती है। नागपुर का ये मामला भी फिलहाल आरोपों, जांच और कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है। इसीलिए इस मामले में सामने आए सभी तथ्य पीड़िता की शिकायत और एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और अदालत की सुनवाई के बाद ही होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या डर, ब्लैकमेल और मानसिक दबाव किसी व्यक्ति को इस हद तक असह्य बना सकते हैं कि उसकी पहचान, उसकी आस्था और उसकी स्वतंत्र इच्छा तक प्रभावित हो जाए। अब इस सवाल का जवाब पुलिस जांच, डिजिटल साक्ष्य और अदालत में सामने आने वाले तथ्यों से ही मिलेगा। लेकिन नागपुर में ये जो मामला सामने आया है धर्म परिवर्तन का, उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी किस तरह से महिला को एक तरह से बेशुद्ध कर या फिर उसके होश उड़ाकर किस तरह से उस पर मंत्र फूंक रहा है, उच्चारण कर रहा है और उसे कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डालकर इस तरह से वीडियो में कैप्चर किया जा रहा है कि आखिर में जब उसे होश आए, जब वो होश में आ जाए, तब वो देखे कि हमारे साथ या फिर मेरे साथ क्या हुआ है और इसी डर के नीचे दबकर वो महिला आखिरकार उस प्रेशर में आ जाए कि वो जो आरोपी कह रहा है वो कर बैठे। ऐसे कितने सारे मामले होंगे जो आज तक हो चुके हैं या किसी डर, और जिस तरह से महिला ने भी किया कि आज तक उसके साथ ये होता रहा, लेकिन वो डर के कारण ये बात किसी को नहीं कह पाई। तो सोचिए, अगर समाज में इस तरह की प्रवृत्ति बार बार होती रहे तो ये समाज किस स्तर पर जा रहा है। अब इस केस में आगे क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है।